साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने एडवोकेट श्री क्लिफ्टन डी रजियोरिया जी से। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। थैंक यू। साथियों, इससे पहले कि इनसे मैं बातचीत आपकी कराऊं, बताना चाहूँगा कि ये बेंगलोर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ख़ास तौर पर दलित, वंचित, पिछड़ा वर्ग और जो पीड़ित वर्ग हैं उनके केसेस को ये लेते हैं। बहुत कम फीस पर ये काम करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आज इनसे इन्हीं के बारे में सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं। ये को फाउंडर हैं मंथन लॉ चैम्बर्स के, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के और नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के। और बता दूं मैं आपको कि ये सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं सीपीआई एमएल लिबरेशन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे इस एपिसोड की परंपरा है कि हम गेस्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ उनकी जो शुरुआती जीवन बीता, कैसे बीता और पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक, ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है खुद के बारे में बात करना। जो है हम लोग तो काम के बारे में ही बात करते हैं अधिकतर। मेरा नाम जो है क्लिफ्टन है, मैं बेंगलोर से हूँ, कर्नाटका राज्य से। वहाँ पर ही मैं पैदा हुआ हूँ और हम वर्किंग क्लास बैकग्राउंड है हम लोगों की। तो वहाँ पर पढ़ाई वगैरह सब वहाँ पर ही किए। उसके बाद कॉलेज भी वहाँ पर ही गए। मेरा तो अभी तो वकील हूँ पेशे से, लेकिन पहले मैं सिविल इंजीनियर हुआ करता था। अच्छा। हाँ, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल मैंने किया था। उसके बाद जो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिसर्च एसोसिएट के तहत मुझे ली गई थी। बहुत साल तक वहाँ पर मैंने काम किया और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जीवन में और उसके बाद वकालत किए। तो बस अभी पिछले 15-16 साल से वकालत करता हूँ बेंगलोर में। हाँ, और उसके साथ साथ हम लोगों का जो पूरा एक AICCTU जो हम लोगों का मजदूर संगठन है, उसमें मैं बहुत ही सक्रिय हूँ। और हम लोग अपने ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस एक संगठन जो है देश में उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में अगर मौका मिला तो मैं बात करूँगा। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आप आते थे और आपके फादर, जैसा कि आपने बताया अभी ऑफलाइन स्क्रीन के पीछे, कि मदर फादर जो है वो काफ़ी गरीबी परिस्थिति में थे। आपने इंजीनियरिंग किया, एक सिविल इंजीनियर, एक अच्छे पद में थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि आप वो सब छोड़ करके एडवोकेसी की तरफ आए? अब देखिए, जो ये असमानता है, इनइक्वालिटी है, मतलब उसमें जो पैदा होते हैं तो फिर उसका रोज़ का एक एहसास होती है, उसका पीड़ा का। और ये असमानता का मतलब पहले से मेरा एक मतलब गुस्सा आता था कि ऐसे कैसा है कि बिना कोई मतलब कारण कुछ लोग इतने अमीर हैं, इतना उनका आराम की जीवन है, और अधिकतर लोग मतलब जितना मुश्किल करे, जितना भी मेहनत करे, उसी गरीबी में डूबे हैं। मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे, सिक्योरिटी गार्ड थे उस ज़माने में, बहुत मेहनती व्यक्ति थे। मेरे माँ टीचर थे, उससे ज़्यादा मतलब मेहनत तो कोई कर नहीं सकता था। सुबह 6 बजे से लेकर वो ट्यूशन्स लेती थी, फिर उसके बाद स्कूल में जाकर टीचिंग करना, फिर शाम को फिर से ट्यूशन्स लेना, फिर उसके बाद रात में स्वेटर बनाने का मतलब वो काम करते थे। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरी माँ जो है काम करती थी। अब उससे ज़्यादा कौन मेहनत करेगा मुझे मालूम नहीं है। सही। लेकिन उसके बावजूद मतलब आपका जीवन जो है एकदम प्रिकेरियस है, मुश्किल से ही गुजरता जाता है। तो वो एक चीज़ था। तो उस ज़माने में जब मैं स्कूल में था
तो मैंने ये थोड़ा लेफ्ट के बारे में मैं पढ़ने लगा, कम्युनिज्म के बारे में। तो मुझे याद है, आई थिंक 8वीं क्लास में मैंने चे गुवेरा के बारे में कहीं पर एक लाइब्रेरी में एक किताब मिल गई, और वो मुझे लगा कि ये ठीक है, ये मतलब गुस्सा से कोई कुछ होता नहीं है, कोई एक मार्ग भी है उसको सुधारने की। तो जब मेरा इंजीनियरिंग हुआ और मतलब मैं काम भी करने लगा, उस दौरान थोड़ी बहुत मुझे जो झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पर जो एक आध संगठन थे, उनको एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत था जो उनके स्लम्स में जो रीहाउसिंग का प्रोजेक्ट बना सकता है, मतलब उसको डिज़ाइन करना था और डिज़ाइन के साथ वहाँ पर खड़ा होकर उन घरों को हमको खड़ा भी करनी थी। तो ऐसे इंजीनियर उनको मिल नहीं रहे थे। तो मेरा जो प्रोफेसर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, उनसे बात की और बोले कि ऐसे कोई है तो आप भेज दीजिए। अब मैं तो भली था ही बकरा, मैं बिल्कुल तो मतलब तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम करने के साथ साथ झुग्गी झोपड़ी में घर बनाने का काम भी मैं शुरू करने लगा। तो वहां पर थोड़ा और एक स्ट्रक्चरल रूप में ये असमानता, ये जो मतलब पीड़ा, ये जो गुस्सा, जो बदलाव के लिए लोगों की एक पूरा एक फायर है, एक आग है, वो मतलब दिखने लगी। तो मैंने सोचा ठीक है कुछ और करें लाइफ में। तो उस दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में एक बांध विरोधी एक बहुत बड़ा एक संगठन, एक आंदोलन चल रही थी, उनके बारे में मैंने सुना। तो उनको देखने के लिए गया और वहाँ पर आदिवासियों के जो एक पूरा एक निष्ठा है, उनका जो एक मतलब एकदम भयंकर उनका जो एक लगन, इतना फाइट है उसमें, मतलब इतना उनका एक फाइट है, उसको देखकर मैं कंप्लीटली फिदा हो गया उनके ऊपर। तो मैं रह गया बहुत साल बाद। और वहाँ पर मतलब मुझे कानून का बहुत इंटरेस्ट होने लगा कि ठीक है वापस जाकर अगर मैं कुछ करूँ तो कानून के तहत मैं लोगों का सेवा करूँ। तो इसलिए कानून का एक इंटरेस्ट हुआ। तो आप वहाँ से आए, उसके बाद फिर आपने कानून की पढ़ाई की, आपने LLB किया जी, और उसके बाद आप तो आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कुछ टीम होगा जो कि इस तरह से काम करते हैं। कितने लोग हैं या कैसे, या टीम आपने बनाया है कि पहले से इस तरह से काम करने वाले वकीलों की टीम रही है? हम लोग जो ऑफिस है मंथन लॉ करके, ये हम 3 लोग इसको शुरू किए। मेरे कोलीग्स है रघुपति, मैत्रेय और राम, और ये 3 लोग, हम लोगों का यही सोच था कि हम लोग ऐसे एक ऑफिस बनाए जो सिर्फ लोगों के लिए हो, और लोग मतलब जो आम आदमी, जो मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो एक मजदूर है, जो आदिवासी दलित किसान है, महिलाओं के लिए मतलब ऐसे एक ऑफिस बनाया जाए जो मतलब जो पीड़ा, जो लोग शोषण फेस कर रहे हैं उनके तरफ से ही हो। मतलब ये अमीर लोगों के लिए या सरकार के लिए हमको कुछ करना नहीं है, बस इस वर्ग के लिए। तो हम लोग 3 लोग इसको शुरू किए। आज के तारीख में हम लोगों के ऑफिस में 7 लोग हम लोग काम करते हैं। न्यूनतम वेतन पर अपना ऑफिस चलता है, लेकिन हम देखे कि पिछले 10 साल से जो हम लोगों का खुद का जो ऑफिस हम लोगों ने बनाई है, उसमें बहुत सारे ऐसे युवा लोग आए, 2-1 साल के लिए काम किए, 3 साल काम किए, 5 साल भी काम किए, बहुत ही एक डिवोशन के साथ काम किए, और फिर अपना एक खुद का प्रैक्टिस भी उसी तरीके से शुरू किए हैं। तो ये मतलब ये ठीक है, अच्छी बात। मतलब युवाओं में भी हम लोग, मुझे बहुत सारे मतलब लोग निराश हो जाते हैं कि ये क्या है, मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा जो है उनको अच्छा काम करने का और समाज में कुछ एक बदलाव लाने की एक बहुत उनमें एक है एक इच्छा, और बहुत मतलब युवा वकीलों में वो दिखना बहुत अच्छा लगता हम लोगों को। हाँ बिल्कुल। तो वकीलों को लेकर के बहुत सारी संस्थाएं हैं और मानवाधिकार को लेकर के काम करती हैं संस्थाएं, तो और आप भी इस तरह से काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट को लेकर के। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तरह से जो लोग काम करते हैं किस तरह की समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती है? असल में आप जो प्रश्न पूछे ये एक कहीं पर एक फंडामेंटल प्रश्न है एक्चुअली जी, क्योंकि अगर हम लोग वकीलों का एक पूरा एक समूह हम देखें तो वो क्या क्या मुश्किल से गुजरते हैं, अगर हम लोग वो देखें तो एकदम आश्चर्यजनक बात ये है कि वकीलों का समूह में जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है भयंकर है।
अच्छा। बहुत सारे अभी जो स्टडीज आए हैं, 80% जो वकील हाई कोर्ट्स में जो प्रैक्टिस करते हैं उनका आमदनी 15,000 से कम है मंथली। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं उनका आमदनी 10,000 से कम है। अब वो इतना कुछ बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि एडवोकेट मतलब खूब कमाते होंगे, लेकिन ये जो खूब कमाने वाले जो एडवोकेट्स एकदम लिमिटेड है, बहुत कम है। और बहुत सारे एडवोकेट जो एकदम बहुत दिक्कत से अपनी जीवन जीते हैं। सर आपको याद होगा जब लॉकडाउन हुआ मार्च 2020 में, उस समय में सारी चीज़ें ठप हो गई थी, कोर्ट भी बंद हो गया था। आपको हम ये बताएं कि हम लोगों ने उस समय में ये ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस इसलिए शुरू किए क्योंकि हमने देखे कि सैकड़ों एडवोकेट उनके घर में मतलब चूल्हा नहीं जल रहा था। नहीं, ये तो है एक अनुभव। एक हमारे साथी हैं, मैं आपकी बात को बीच में रोकते हुए बताना चाहूँगा, रामकृष्ण जांगड़े। तो वो जब वो बता रहे थे कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ तो घर में केवल 200 रुपीज़ थे उनके पास में। देखिए, और ये 80-90% एडवोकेट्स का यही हकीकत से आप समझ सकते हैं कि वकील साथियों को कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे वकील तो नाम से ही चलते हैं और बहुत बड़े फीस भी लेते हैं। तो उस तरह से लोग जो हैं ऐसा समझते हैं, एक भ्रम की भावना है कि सभी वकील जो है इस तरह से लेते होंगे। कई बार यहाँ बिलासपुर हाई कोर्ट में भी चर्चा में रहा कि कोई जेठमलानी वकील आए और वो सिर्फ एक बार खड़े होने का 3 लाख रुपए उन्होंने लिया। तो लोगों के मन में ये आ जाता है कि सही में सारे वकील इस तरह से ही होंगे। तो आपने एक अच्छी बात बताई और ये बात भी लोगों तक जानी चाहिए कि सभी ऐसे नहीं है। बिल्कुल। और इसमें बस एक आध चीज मैं जोड़ दूं कि ये जो सीनियर एडवोकेट्स वाला जो बात है, ये ठीक है, वो अपने जगह में ठीक है, अपना अच्छा कमाई होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास करके अगर आप उसको सामाजिक एक दृष्टि से भी देखेंगे, जो दलित वर्ग के जो वकील आते हैं या जो मान लीजिए कि आदिवासी वकील बन के आते हैं या पिछला जो बैकवर्ड कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, फर्स्ट जनरेशन का, जो मतलब आपका आप पहला वकील आपने पूरे समाज में है। तो आप जब इस पेशा में आते हैं तो आपके पास एक तो पूंजी नहीं है, आपके पास आर्थिक पूंजी भी नहीं है, सामाजिक पूंजी भी नहीं है, इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल दोनों भी आपके पास नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए कि थोड़ा ऊपर वाला समाज से आते हैं, सावरनीय है, आप थोड़ा अमीर है, आप थोड़ा वो सोशल कॉन्टैक्ट से आपको केसेस आ जाएंगे। आप गरीब है तो आपके केस कौन आएगा? अब पहली बार आप ऑफिस ओपन कर रहे हैं तो एक तो आप ऑफिस ओपन ही नहीं कर सकते, कोई सीनियर के साथ ही आपको जाकर ज्वाइन करना है और वहां पर सालों साल आपकी बीत जाएगी। इंटरेस्टिंग है सर, एक्चुअली आपको बोलूं, बाबा साहेब अम्बेडकर वकील की जीवन अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा एक आर्टिकल एक दोस्त ने लिखा है, रोहित डे करके, वो गांधी का प्रैक्टिस, जिन्ना का प्रैक्टिस और अंबेडकर जी का प्रैक्टिस वो देखते हैं और वो यही बात बोलते हैं कि अंबेडकर जी जो है उनका कोई कैपिटल नहीं था, तो उनके पास कौन आता? गरीबी लोग आते हैं या कोई मजदूर लोग आते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े अमीर वाले केसेस जो करते हैं ये सब बाकी एडवोकेट्स करते थे। तो उनका जो एक कठिनाई से वो गुजर के इतना एक काबिल एडवोकेट जो वो बने, वो 2 बार या 3 बार उनको जजशिप ऑफर किए गए और उसको उन्होंने नकारा। तो एक्चुअली मुझे अगर आप पूछेंगे तो एक आइडियलिस्ट लॉयर कौन बन सकता है, कौन अपना एक मार्गदर्शक बन सकता है, आइडियल बन सकता, आदर्श बन सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रैक्टिस बिल्कुल इसमें टॉप आइडियल है, वो है। फिर बाल गोपाल है, कन्ना बिरान, उसके बाद मतलब कुछ लोग आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो इन वर्गों से आते हैं ये एंट्री बहुत मुश्किल है, मतलब इस प्रोफेशन में। तो वो एक दूसरा बहुत बड़ा एक मुश्किल है जो आप पूछे, वो प्रश्न उसी पर मैं आ रहा हूँ कि क्या मुश्किल है। तीसरा जो मुश्किल आती है वो एडवोकेट्स को, खास करके ये प्रैक्टिस में जो हम भी देख रहे हैं कि आज के तारीख में जो एक राजनीतिक माहौल भी थोड़ा मतलब बदलाव हो रही है। पहले क्या था कि आप किसके वकालत कर रहे हैं उसके बारे में किसी को चिंता नहीं थी, लेकिन आज के तारीख में मान लीजिए कि सत्ता में जो है
उनके विरोधियों का अगर आप मतलब वकालत करने लगेंगे तो आप बुरा आदमी बनने का पूरा संभावना है। अब वकालत में क्या है कि हम किसी को भी ले सकते रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट जब करेंगे, एक वकालत हमने दे दी तो इस व्यक्ति का हम लोग कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना चाहिए, कोर्ट को हम लोग असिस्ट करना चाहिए कि न्याय हो, ये हम लोगों का काम है। लेकिन आज के तारीख में ये पूरा जो बदलता हुआ एक जो राजनीतिक एक माहौल है, उसमें हम देख रहे हैं कि एडवोकेट्स को टारगेट किया जा रहा है। 2-3 उदाहरण दूं, हम लोग छत्तीसगढ़ में बैठे तो सुधा भारद्वाज के बारे में हमको बात करना ही पड़ेगा। मतलब जो केस वो अभी भी, मतलब अब तो उनको जमानत मिल गई, लेकिन इतने साल 2-3 साल वो जेल में रहे, ठीक है, और उस केस का मतलब आगे जाने का कोई गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन उसका जो आरोप भी है, मतलब कोई भरोसे वाले आरोप तो है ही नहीं उसमें। ऐसे आप देखिए सुरेंद्र गैडलिंग, वो भी एक एडवोकेट है नागपुर में जो प्रैक्टिस करते हैं, इसी केस में उनको भी अंदर की गई। ऐसे अरुण फेरेरा भी है, वो एक भीमा कोरेगांव के संदर्भ में है। लेकिन उसके अलावा हम देखें जैसे दिल्ली में महमूद प्राचा करके जो एक एडवोकेट है, उनके ऑफिस में रेड हुई। एक और शैली करके एक एडवोकेट थे है चंडीगढ़ में, जो ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब जो ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस करते हैं, मतलब बड़े बड़े जो गुंडे उनके क्राइम करते केसेस करते हैं, उनके ऑफिस में रेड हुई है। तो आप जिनके वकालत कर रहे हैं, पुलिस या NIA या जो भी है, ये सारे सिक्योरिटी एजेंसीज रेड करके आपसे मांगेंगी कि आप उनके ऊपर इंफॉर्मेशन दीजिए, जबकि आप जानते हैं, वकील तो मतलब आप वकालत की आप जानते हैं, ये जो क्लाइंट और लॉयर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, बिल्कुल वो नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये राजनीतिक जो एक राजकीय जो एक मौसम बदल रही है, मतलब एनवायरनमेंट बदल रही है, वो एडवोकेट्स के लिए एक चैलेंज है। और लास्टली मुझे लगता है कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी आज की तारीख में बहुत सारे जो वो जजमेंट्स दे रहे हैं, वो हम लोगों को मतलब चिंता की बात हो रही है, क्योंकि उसमें जो एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी हम बोलते हैं, वो फंडामेंटल होता है डेमोक्रेसी में, कि एक तो डिवीजन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, अगर ये कुछ गलत वहां पर होता है, इसको कंट्रोल करने का, उसको सही रास्ते पर लाने का काम जो है जुडिशरी का है, फंडामेंटल राइट्स डिफेंड करने का काम। लेकिन हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट्स आ रही है, ये थोड़ी बहुत जो सत्ता में है उनके पक्ष में ही जजमेंट्स अभी जाने लगी है। अगर वो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन का जजमेंट हो, या उससे साथ साथ ये EWS का जजमेंट, जो एनवायरमेंटली वीकर सेक्शन के लिए 10% जो रिजर्वेशन है, सामाजिक जो आरक्षण है उसका दर्जा उड़ गई, लेकिन उसके बावजूद इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो जजमेंट नहीं था 10%, ये तो ना, जो मैं कह रहा हूं कि जो सरकार की नीतियां है, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहिए। 10% जो आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट को मना करना चाहिए था, कहना था कि नहीं, ये सही नहीं है। जिस तरीके से OBC आरक्षण को मना किया गया है, जो 50% से ज्यादा रखने के लिए, तो ये भी 50% से बढ़ रहा, तो इसको भी कोर्ट को चाहिए था कि बोले, इसको भी बोले। और सिर्फ सीलिंग वाला मुद्दे पे नहीं, आरक्षण जो है सामाजिक आरक्षण होता है, हाँ, सोशल कॉन्स्टिट्यूशन में सामाजिक आरक्षण का पूरा एक परिभाषा है, उसका फाइनेंस से लेना देना नहीं। ये चीज मतलब आर्थिक आरक्षण लाकर सामाजिक आरक्षण का एक सोशल जस्टिस का बेस को आप मतलब तोड़ने का काम। हाँ, ये चीज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि ये गलत है। डिमोनेटाइजेशन का जो नीति जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी ठीक है, लेकिन मतलब तो ये जब कोर्ट ऐसे जजमेंट्स देने लगते हैं, तो एडवोकेट्स को भी मतलब जो सत्ता की मतलब जनता के पक्ष में, सत्ता की नीतियों के विरोध में जब कोर्ट में खड़ा होते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल होने लगी। एक पॉजिटिव वाला एक चीज हुआ है, वो मैं बोलना ही चाहिए, और फिर मैं ये प्रश्न का मैं मतलब मेरा उत्तर बंद करूंगा। अभी के दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्किस बानो वाले मुद्दे पर प्रकरण में जो जजमेंट आई, देखिए वो अब ऐसे जजमेंट जब आता है तो आपको लगता है कि ठीक है, हाँ, मतलब जुडिशरी जो है एक निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें यह था कि आपने पैरोल कुछ 11 लोगों को दिया था जो दोषी ठहराए गए थे। ये 11 लोगों के ऊपर क्या आरोप था कि इन्होंने मतलब 4-5 महिलाओं को भी मारा, गैंग रेप करके मार डाला, बच्चों को मार डाला, उसके बाद वो सारा जो एविडेंस था उसको छुपाने की कोशिश की। इतना भयंकर एक उन्होंने
एक कांड किया। अब ऐसे लोगों को सरकार अगर पैरोल देती है, पैरोल दे रही है और उसके बाद हार पहना रही है, हार पर त्योहार मना रहे, तो आप समझिए, आप बाकी सब छोड़ दीजिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग उसको हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देख रहे, वो गलत है। अगर आप मान लीजिए कि आपको जो व्यक्ति ने ये गुनाह किया उसका धर्म आपको मालूम नहीं है, जो व्यक्ति जिन व्यक्तियों को मार डाल पीड़ित है उनका भी आप धर्म नहीं मालूम है, आप तब इसको बारे में सोचिए कि आपका क्या पोजीशन हुआ होगा। अगर उस संदर्भ में आपका पोजीशन ये रहता होगा कि नहीं, पैरोल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप जब धर्म के नाम जुड़ जाते और आप तब बोलेंगे कि नहीं ठीक होना, तो फिर आपको बिल्कुल अपना एक जो मौल्य का एक सिस्टम है उसको आपको सोचना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। आज अगर इस केस में पैरोल हो रहा है, कल किसी और एक केस में पैरोल हो जाएगी। तो ऐसे संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज गया तो एकदम सही जजमेंट लिखा था। बिल्कुल। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आते हैं या उनका जो सजेशन आता है उसको देख के लगता है कि नहीं, अभी भी न्याय प्रणाली जो है वो जिंदा है, और एक विश्वास भी लोगों को ऊपर लोगों में जाता है न्याय प्रणाली के ऊपर में। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय कई बार जो है वो ठीक नहीं आते हैं, जो कि कड़वी गोली की तरह रहते हैं, और कई बार वो जनता के पक्ष में भी फैसले देते हैं। तो मेरा असल में ये प्रश्न पूछने का मकसद ये था, ख़ासतौर पे जो वकील ह्यूमन राइट को लेकर के काम कर रहे हैं उनकी समस्या क्या है। लेकिन आपने जो इन बातों को रखा उससे तमाम जो सारे वकील हैं उनका जो आईना है वो सामने आता है कि वो किस तरह की दिक्कतों को लेकर के वो चल रहे हैं। तो ह्यूमन राइट के वकील जो होते हैं, ख़ासतौर पर जैसे पीड़ितों के लिए वो काम करते हैं, मान लीजिए कहीं पे कोई इन सब चीज़ों को लेकर के जो काम कर रहे हैं उनकी लड़ाइयाँ चौतरफा होती हैं। एक प्रकार से फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद मीडिया भी उनके खिलाफ में बातचीत करती है, फिर गवर्नमेंट भी जो है उनके खिलाफ में कुछ कमजोरियाँ ढूंढते हैं उन वकीलों की कि कैसे इनको जो है घेरा जाए। तो इस तरह से तो दिक्कतें तो हैं निश्चित रूप से। और जो आपने बात भी रखी वो एक बिल्कुल सही बात है, और हम जो ऐसे वकील जो इस तरह से काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो सोसाइटी का भी जिम्मेदारी होता है कि ऐसे वकील को वो जैसा उनसे बने वैसा वो सपोर्ट करें और उनको मोटिवेट भी करते रहें। उनको क्या बोलना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए साथ में खड़े भी रहें। तो आपने तो ये तो बात आपने बताई, बड़ी अच्छी बात थी। अब मैं जाते जाते चाहूँगा कि ऐसे वकील जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट को लेकर के काम कर रहे हैं, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे वो काम करें कि वो उनको जो है सफलता मिले अपने काम में, इसके बारे में कुछ? नहीं, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। और मेरा ये मानना है और जो मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा ये है कि ऐसे सैकड़ों एडवोकेट हैं देश भर में जो मतलब आपके उनका नाम किसी को मालूम है, फेमस नहीं है, लेकिन रोज के रोज जो उनका काम है समाज में जो पीड़ित समाज जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके लिए न्याय दिलवाने का काम वो कर रहे हैं। अनसंग हीरोज हम बोलते हैं, मतलब ऐसे जो मतलब लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट्स के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि 2-3 लोगों का नाम अपने दिमाग में आ जाती है, अपने व्यूअर्स के दिमाग में भी आगे हो गया अभी तक, तो उनका नाम भी नहीं लूंगा। लेकिन मेरा ये कहना कि उनके अलावा हजारों की संख्या में एडवोकेट्स काम कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि ये छत्तीसगढ़ में भी ऐसे लोग होंगे जो मतलब अपने स्तर पर जो उनको लगा कि नहीं, इस मतलब ये संविधान के जो ये हक है, संविधान ने जो ये पूरा एक ढांचा बनाई उसके तहत मुझे ये काम करना है, तो ऐसे ये लोग कर ही रहे हैं। अब आगे जाके जो भी व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता है, कोई भी अगर वकालत ऐसा करना चाहता है कि समाज में जो शोषित लोग हैं उनको न्याय मिले, तो सबसे पहला चीज़ है कि उनको एक बेहतर अधिवक्ता बनना चाहिए। कानून का एक पूरा एक ज्ञान, जो नया जजमेंट्स आ रही है सुप्रीम कोर्ट में या जो अलग अलग हाई कोर्ट में, उन मुद्दों पर जो जजमेंट्स आ रहा है,
ये लॉ का जो ट्रैकिंग करते हैं, जो हम बोलते हैं जजमेंट्स का, ये सारी चीज़ें उनको जानना चाहिए, ताकि कोर्ट में जब वो खड़ा होता है तो वहाँ पर जज से कोई मतलब एक उनका एक चैरिटी ये नहीं मांग रहे, ये नहीं मानते, अधिकार मांग रहे हैं। हाँ। और अधिकार जो एक कानूनी जो उसका एक प्लेटफॉर्म है, जो उसका एक फाउंडेशन है, उसके तहत हम लोग पूछ रहे हैं जी। हम लोग जैसे अब मैं परसों हम लोग एक मैटर जीते थे हाई कोर्ट में कि जहाँ पर एक झुग्गी को उजाड़ने की बात मतलब चल रही थी, तो किसी ने पिटीशन डाला था हाई कोर्ट में कि ये ज़मीन जो है मेरा है और हम ये सरकार ने हमको ये ज़मीन दी है और ये झुग्गी यहाँ पर है, तो उनको आप उठा लीजिए कहीं और उनको बसा दीजिए। तो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया, तो ये था कि आर्ग्यूमेंट हम लोग दो तरीके से कर सकते थे। एक तो ये अरे बेचारे गरीब है, दलित है, उनके लिए आप कुछ न्याय दीजिए, ये मतलब भीख मांगने वाली बात है। हम वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते। हमने कहा कि जो कानून में जो और जो संविधान में जो एक हक होती है, उस हक को हम लोग मांग रहे हैं। आर्टिकल 21 जो 21 है, राइट टू लाइफ, उसके तहत हम लोगों को अच्छा शेल्टर मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, अच्छा जीवन मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई चोर लुटेरे नहीं है, सब जो मतलब मेहनत कश के लोग हैं। और सरकार को अपना जिम्मेदारी मतलब मानकर उनको वहाँ पर अच्छे खासे घर बनाना था, लेकिन 30-40 साल पर ऐसे परिस्थिति में उनको रखिए। और कोर्ट ने वो आर्ग्यूमेंट माना है और कहा कि नहीं ठीक है, ये 27 जो गुंटा है, मतलब जो इस छोटी जमीन पर जो वहाँ पर स्लम है, उनको वहाँ पर ही पुनर्वास किया जाए, अच्छे खासा उनका जो भी व्यवस्था है किया जाए। तो बस एक उदाहरण दे रहा है, ऐसे मतलब सैकड़ों एडवोकेट देश के अलग अलग कोर्ट में ऐसे चीजें कर रहे हैं और जीत रहे हैं। लेकिन हम इसलिए जीत पा रहे हैं क्योंकि हम लोग कानून के बलबूते पर हम लोग अपने एक आर्ग्यूमेंट करें। तो मतलब ये है कि कानून के बलबूते पे हमको जीतना है, ना कि इसलिए कि हम किसी वंचित का काम लेकर के गए हैं इसलिए हमको जीत दिया जाए, ये नहीं। ये तर्क पे बातचीत होना चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ जो आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमारी बातचीत जो है होती रहेगी। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगले हफ्ते हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।